मेक इन इंडिया, कम एंड मेक इन इंडिया, इसको किस तरह से आप आकेंगे जैन साहब? देखिए, आपने इसी दौरान में मोदी साहब को ये कहते हुए सुना होगा, वाई टॉक ओनली ऑफ एफडीआई, वाई डोंट यू टॉक ऑफ ओडीआई, गो एंड इन्वेस्ट एट अदर प्लेसेस, मेक इंडिया वायबल, मेक इंडिया, इंडिया मेक। सो जहाँ जिस आदमी की सोच इतनी लंबी सोच हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक विश्वास का इनपुट हो, वो अपना एक दो पावर सेंटर न होकर एक पावर सेंटर का होना, ये एक सुशासन का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और इन्वेस्टर कहीं का भी किसी भी मुल्क का हो, वो जहाँ डिसिप्लिन देखता है, टाइम फ्रेम को अपने देखता है, अगर उसको 15 दिन उसका प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जहाँ टाइम टू टाइम और एक कॉन्फिडेंस। तो यही बड़ा सवाल है कि क्या जिस सोच को नरेंद्र मोदी रख रहे हैं, क्या उसको अमली जामा पहना पाएंगे? देखिए, अमली जामा पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया है और उसी का नमूना है कि जिस ढंग से जापान में इनका रिसेप्शन हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने आगे से आगे बढ़ करके जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट इनको दिया, मैं नहीं कहता, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं जापान से, डिसाइडेडली हमारे पुराने रिश्ते हैं। एशिया का जापान भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है, इंडिया भी इम्पॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन कैश कौन कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस कौन डिपेंड करा सकता है। और ये 100 दिन के अंदर इन्होंने कम से कम ये करके दिखाया है कि ही मीन्स बिजनेस, ही डजंट मीन्स एनीथिंग। लखनऊ साहब, 2019 का जिक्र किया जब महात्मा गांधी के 150वीं जयंती बनाई जाएगी, वहां टोक्यो में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तब तक भारत को वो स्वच्छ भारत बना देंगे। जापान में इस बात का क्या तर्क हो सकता है? देखिए, कुल मिलाकर भारत की पिछले 60-65 साल में जो एक छवि बनी जी, वो छवि बनी चोरों का देश है, भ्रष्टाचारियों का देश है, राजनेता केवल करप्शन और दलाली खाने के अलावा धंधा नहीं करते हैं। और तो और छोड़िए, मैं एक इमेज एक बताता हूँ। हमारे एक बहुत पहले एक हमारे बलिराम भगत हुआ करते थे, वो भारत को रिप्रेजेंट करने केन्या गए और आप ताज्जुब करोगे कि केन्या के अंदर उस मीटिंग में नहीं बैठने दिया और वहाँ से उसको निकाल दिया। वहाँ से एक तो भारत की विदेश नीति वो होती थी, हमारे एक विदेश मंत्री गए और दूसरे वाला भाषण पढ़ करके आ गए, वो विदेश नीति भी उनकी सक्रियता और उनका ध्यान आप सारी दुनिया ने देखा होगा। और एक अमेरिका पलक पावड़े बिछा करके एडवांस में बैठा है कि नरेंद्र मोदी जी मैं आपकी इंतजार कर रहा हूँ। अमेरिका जैसा देश ये सोच रहा है। कुल मिला के हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों की ताकत को दुनिया के सामने रखना और उसके नौजवान के हाथ को काम मिले, हमारे एक एक धेला का सत्ता में और सरकार उसका दुरुपयोग न करे, उसका एक उदाहरण बताता हूँ। बात बड़ी छोटी है जी। हमारे केंद्रीय मंत्री 2 दिन पहले यहाँ आए, हमने पूछा कहाँ ठहरोगे, कौन सी होटल में ठहरोगे? कहा मैं राजस्थान के सर्किट हाउस में आ रहा हूँ। कल हिंदुस्तान के गृह मंत्री आ रहे हैं, मैं उनका भी प्रोग्राम देख रहा था और कल हमने कि कहाँ ठहरने वाले हैं, कहा कि यहाँ के सर्किट हाउस में आकर ठहरने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की वर्किंग सिस्टम है। आप सोचिएगा हिंदुस्तान की जनता का पैसे का उपयोग क्या होना चाहिए, यह वो दुनिया में मैसेज देने के लिए है। कुल मिलाकर गुड गवर्नेंस की जिक्र है और स्किल डेवलपमेंट की बात है। आप क्या मानते हैं अभिषेक, कैसे होगा इसकी भी आलोचना की जा सकती है, करने वाले इनको पसंद नहीं है, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं बता रहा हूं कि भारत का गृह मंत्री आके सर्किट हाउस में ठहरे नरेंद्र मोदी के इशारे पर, यह है गवर्नेंस का तरीका। ये जनता के एक एक पैसे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे लगता है कि आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज इंडिया में 1000 कंटेनर अगर इंपोर्ट हो रहे हैं तो करीब 500-600 कंटेनर चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने चाइना से इंपोर्ट पे इतनी सारी ड्यूटीज लगा रखी है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा रखी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा रखी है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये मानती है कि कहीं ना कहीं चाइना हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, इसलिए सारी ड्यूटी गवर्नमेंट लगाई है। आपको नहीं लगता सीधा रोक लगा देनी चाहिए? वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हमको फेज बाय फेज पीछे वापस हटना पड़ेगा। और आप देखेंगे सर, आज से 5 साल पहले कोई प्रोडक्ट हम यूज करते थे तो मेड इन जापान सब जगह लिखा रहता था। आज आप देखो मेड इन जापान के प्रोडक्ट हैं गायब हो गए सब जगह से, मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं है, जो नई नीति सरकार की है, ये वापस से बेसिक्स पे और पुराने टाइम पे आने की कोशिश कर रही है। इसमें कमजोरी किसकी रही है? आप मानते हैं यूपीए के 10 साल इसको कमजोर कर गए? सर मुझे लगा है कि जो विदेश नीति में जो वर्किंग होनी चाहिए थी वो वर्किंग उस लेवल पे जाकर नहीं हो पाई।
इसलिए ये आप मानते परिवर्तन हैं कि हमको देखने को मिल रहा है। मनमोहन सिंह जी इस फ्रंट पर नाकामयाब रहे? और एक फिगर और मैं कहना चाहूंगा सर कि आज जो आप देखो जो विदेश नीति अभी चल रही है सरकार की वर्तमान में, ये 2009 से 2014 की विदेश नीति चल रही है। ये परिणाम ये अप्रैल में नई विदेश नीति आ जानी चाहिए थी, सरकार आ गई तो मई जून में आ जानी चाहिए थी, पर अभी तक नई विदेश नीति सरकार नहीं लेके आई है, सितंबर में आने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं उस पर ही वर्किंग कर रही है और कई सारी चीजें जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में योगदान देगी वो कहीं सरकार सुनील जी, विदेश मैं नीति आपका से जवाब नहीं चाहूंगा। देखिए अश्विनी, वैसे विदेश नीति के बारे में बहुत अच्छे से बताता हूँ। विदेश नीति सामान्यतः वैसे नहीं बदलती जैसे कोई कोल नीति या कोई पर्यटन नीति होती है। विदेश नीति यूजुअली बहुत लॉन्ग एक विजन और लॉन्ग रोड मैप के हिसाब से बनती है। हर मुल्क की बात है, अगर अमेरिका में रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो उनके कोई विदेश नीति के कोई बहुत को फंडामेंटल्स नहीं बदलते। पहले तो आप अच्छी तरह आप समझ लीजिए, पूरी दुनिया का ये कायदा है। रही बात है कि मनमोहन सिंह के बारे में आपको निवेदन करना चाहूँगा। तो मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, चाहे G8 का सम्मेलन हो चाहे G20 का सम्मेलन हुआ हो, जॉर्ज बुश और ओबामा दोनों कॉन्जिक्यूटिव 2 यूएस प्रेसिडेंट्स हुए जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि इससे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। रही बात नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा को, आप देखिए इनके महत्व को आप इसी से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। न तो इन्हें जापान के पार्लियामेंट को संबोधित करने का मौका दिया गया है और न अमेरिका में भी अभी जब जा रहे हैं तो न तो कांग्रेस में इन्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है, न सीनेट में बोलने का मौका दिया जा रहा। ये भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। आप इसको समझ नहीं रहे, इस बात को अंडरस्टैंड करें या नहीं करें, बट ये बहुत बड़ा अपमान है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और न अमेरिका उन्हें कांग्रेस में बोलने का मौका दे रहा है, क्या न ये सीनेट में बोलने विदेश का मौका नीति दे के रहा लिहाज है। से ये बहुत बड़ा अहम है फेलियर कि है। आपको कहाँ बोलने के लिए मौका मिलता है, मंच क्या Yes. तवज्जो रखता है? सिंबल विदेश नीति को अगर हम देखें देखें तो विदेश नीति, एक बात से मैं सहमत हूं सुनील जी ने जो कहा कि कोई भी सरकार आए, कोई भी प्रधानमंत्री आए, विदेश नीति के जो प्रमुख आधार स्तंभ है वो हमारे नहीं बदलते। सरकारों के साथ मुख्य रूप से वही रहते हैं, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी हैं जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती और उनका जो इम्पैक्ट सुनील होता जी है ने वो जिन लॉन्ग टर्म होता है। मंचों का जिक्र किया, क्या जरूरी है भारत के लिए? नहीं, ऐसा कोई, उससे निश्चित रूप से महत्व बढ़ता है। ऐसे तो अभी आपको ध्यान होगा कि नेपाल के अंदर गए, नेपाल में वो सारा प्रोटोकॉल तोड़ के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया, वह नेपाल की जो संविधान सभा है उसको उन्होंने संबोधित किया। ये इन चीजों का पहले क्राइटेरिया, प्रधानमंत्री थे विदेशी। 17 साल नेपाल से, जैसे अभी केएल जैन साहब ने कहा, राजीव गांधी कांग्रेस संबोधित करके आए हैं, केएल इंदिरा गांधी कांग्रेस संबोधित जैन साहब ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू यूएस कांग्रेस संबोधित करके आए। ये पहली बार हो रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और न तो कांग्रेस में उन्हें बुलाया जा रहा है, न सीनेट में बुलाया जा रहा। इतने बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसके इस चीज को हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। चलिए आप अपनी बात हालात बदलते समय नहीं लगता। इसके पीछे हम हो सकता है ऐसा जो हालात अमेरिका बदलते समय नहीं वीजा नहीं दे रहा था वो अमेरिका- आज चला के नहीं, बुला रहा है। अमेरिका अब ठीक है यात्रा के अश्विनी बाद जी में जो फिर बात क्या पर आप होगा? आ रहे हैं, संभवतः Nobody एक knows. कारण उसके पीछे ये भी है कि आपने देखा होगा कि जितनी हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी जी, उनके पास जितने शुभकामना संदेश आए थे उसके अंदर, बधाई संदेशों का जवाब देने के अंदर जो यहां से रेस्पॉन्स दिया गया था उसमें भी उस प्रोटोकॉल को, जो कि यूएस का जो राष्ट्रपति थे उनका नाम जहां होना चाहिए था, भारत की तरफ से भी उनको वही एहसास कराया गया था, कहीं भी ऊपर उनको चलिए मैं प्रायोरिटी यहाँ नहीं दी गई थी। बिल्कुल ब्रेक के लिए रुकूंगा। आखिरी दौर में हम लौटेंगे और इस दौरे को लेकर आखिरी राय सबकी जानेंगे कि किस लिहाज से ये भारत के लिए विकास का द्योतक साबित हो सकता है और कहां पर कमजोरी रही। इस दौरे को लेकर बातचीत जारी रहेगी। आखिरी दौर में लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए बिग फाइट में आज जो हमारा सवाल था उस पर चर्चा कर लें कि क्या जापान के साथ आर्थिक समझौते देश में रोजगार बढ़ाएंगे। ये सवाल हमारा था, दर्शकों की राय मिली। 64% मानते हैं कि रोजगार के अवसर जरूर इस दौरे के बाद बढ़ जाएंगे और 36% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। दर्शकों की एक राय हमारे सामने आ चुकी है। नरेंद्र मोदी ने आखिरी दौर में क्या कहा था? उनका कहना था कि कहीं ना कहीं भारत सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है उसका सिरमौर है और जापान के पास हार्डवेयर है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो क्या ये सिंबॉलिक बात थी जिसको एक बड़े पैगाम के तौर पर मोदी कहना चाह रहे थे? जैन साहब, निश्चित तौर पर आज आप अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जाइए, आपको सिलिकॉन वैली में 80% इंडियंस मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर के मामले में। आप इंडिया की 3-4 फर्मों के नाम आप ले लीजिए, आज उनका वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है, इन्फोसिस का नाम है, आपके TCS टाटाज का नाम है,
जैन साहब, अजीम प्रेम मोदी जी का ने आज नाम है। जब और इसी तरह से हार्डवेयर जब कारोबारियों को संबोधित कर रहे थे जापान में, तब उन्होंने एक बात कही, ताइवान का जिक्र किया और कहा कि ताइवान में 20वीं सदी में भारत को समझा जाता था सपेरों का देश है। तो उन्होंने साफ किया कि हम लोग सांपों से नहीं, हम लोग माउस से खेलते हैं। ये सही है। ये क्या कहना चाह रहे थे मोदी? ये बिल्कुल कहना चाह रहे थे कि हम सपेरों का देश जो कहते हैं, सपेरों का देश के रेगिस्तान के अंदर सांप अक्सर निकलते हैं, या मट्टी मट्टी है और कुछ नहीं है। लेकिन अब मिट्टी के अंदर सोना उगने लग गया, देखने लग गए लोग बाग। उनका आशय सीधा है कि आप अपने चश्मे से नहीं देखिए, बल्कि आंखें खोल करके मस्तिष्क को सीधा लगा के देखिए। हिंदुस्तान वो जगह है कि जो न केवल उपजाऊ है, मैन पावर की दृष्टि से हमारी जो जनसंख्या है, नौजवानों की जनसंख्या है, आज वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। और वो सक्षमता अपने आप में परिलक्षित है, इन 100 दिन में भी परिलक्षित है। 100 दिन में ऐसी क्या बात आ गई कि जीडीपी की ग्रोथ जो 4.5 4.6 आंकी जा रही 2.5 साल बाद बढ़ी, 5.7% के ऊपर आ गई है। ये 4.5 एक से बहुत 5 बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। राजेश जी, विदेश नीति के लिहाज से इसको पूरा अगर दौरे को गौर किया जाए, 5 दिन की इस ट्रेवलिंग को आप क्या आंकेंगे? हम इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक जो मॉर्गन थोए उन्होंने सिद्धांत दिया है, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की राजनीति में। और सारे जो आर्थिक हमारे पहलू है, आर्थिक जो कूटनीति है, वो सारे अपनी जगह हैं, निश्चित रूप से उनमें फायदा हमें हुआ है। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जो बैलेंस ऑफ पावर की राजनीति है, उसमें चाइना को लेके आपने देखा होगा कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, पिछले समय से हम पाकिस्तान को तो फिर भी प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन चाइना हमारे साथ बराबर छेड़खानी करता है। उसके बाद भी हम उनको कोई ऐसा ठोस कारगर जवाब नहीं दे पाते। ये डिप्लोमेटिक वे में आप बता रहे हैं कि ये एक जवाब है। अंदरूनी हम जो तैयारी हमारी चल रही है, उसके लिए ये जवाब बिना बोले हुए जो जवाब हो सकता है, सुनील शर्मा जी, वो मैं चाइना जिसकी आपकी राय बौखलाहट जानना आपके पास चाहूंगा है। कि इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे? अश्विन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 15-16 सालों के अंदर चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक पॉलिसी। दो बड़ी चीजें, मेरी बात सुनिए। 2,10,000 करोड़ का निवेश बढ़ा है या परमाणु समझौता बड़ा था? क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो हम बड़ी अभी- achievement किसको नहीं, कहेंगे? इन दोनों चीजों को अभी मूल्यांकन करने में समय लगेगा। हम कोई भी चीज को इतना एब्रप्ट नहीं करें, अति आशावाद से भी नहीं देखें, न अति आशावाद से देखें, न अति निराशावाद से देखें। हमें मध्यम मार्ग रखना पड़ेगा। रही बात पूरे एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखें, तो निस्संदेह जापान हमारा एक स्वाभाविक मित्र है। उसके पीछे मैंने रीजन बताया कि पिछले सालों के अंदर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक पॉलिसी थी, जिसमें कि भारत को चारों ओर से हिंद महासागर में घेरने की बात थी। एक ग्वादर बंदरगाह वो पाकिस्तान में बना रहे, कोको एक बंदरगाह उन्होंने बर्मा के अंदर लीज पे लेने की मेरे बात पास वक्त है। कम है, तो उसको बिल्कुल। काउंटर करने के लिए हमें जापान से दोस्ती करनी चाहिए, हमें निश्चित करनी चाहिए। और ये यूपीए ये का सराहनीय हाँ, कदम मानते हैं आप ये- आखिर में? देखिए, ये यूपीए का ये कदम था जिसको नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। ये चलिए, यूपीए का मैं कदम था लखावत जी, जिसको आपसे नरेंद्र मोदी- जानना बहुत अच्छा चाहूंगा है। कि निवेश को बड़ी उपलब्धि मेरा ये ये भी कदम था, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरा आगे ये बढ़ा कहना रहे है हैं, ये तो मानते कि हैं। अभी सरकार को बदले हुए 9 महीने राजस्थान में हो गए, 2-3 महीने हो गए केंद्र में। कांग्रेस वाले तो कोई प्रेगनेंसी होगी उसकी क्रेडिट लेने को भी तैयार हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी हमारे कारण हो रही है, इनकी आदत है। मेरे को एक बात कहनी है, कुल मिलाकर कि जो क्रेडिबिलिटी इस देश की खत्म हुई थी, नरेंद्र भाई ने उस विश्वसनीयता को कायम करने का काम किया, नंबर 1। दूसरा, नरेंद्र भाई ने एक काम जो किया वो ये किया कि दुनिया के अंदर हमारे देश की जो छवि थी, ये राजा हरिश्चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का देश था, वो चोर, कोलगेट राजा और कलमाड़ी का देश हो गया। उसकी छवि को भी ठीक करने का काम किया। और तीसरा, हमारे यहाँ नौकरशाही और लाल फीताशाही के कारण कोई विदेशी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया करता था। उनको एक विश्वास जगाया कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ईमानदारी से अपना काम करने का अभिषेक, अवसर आपसे मिलेगा। फाइनल कमेंट यह चाहूंगा। एक क्रेडिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का क्या देश सिरमौर बन पाएगा इस पूरे दौरे के बाद? डिसाइडेड। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑलरेडी बहुत आगे चल रहे हैं। इंडिया के सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स का आप आकलन करोगे तो वो एक अच्छा परसेंटेज आपको मिलेगा टोटल एक्सपोर्ट्स का। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे पास जो थी वो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर्स की प्रॉब्लम थी, पर चूंकि अब जापान से हम लोग बहुत आगे की स्टेज के लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो समस्या बहुत जल्दी शायद दूर हो सकती है। और अगर वो दूर हो गई तो हमारा देश इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे विश्व में एक बड़े मुकाम पे पहुंच सकता है। ऐसा चाइना को टक्कर दे सकते हैं? चाइना को जरूर टक्कर दे सकता है। अगर जापान से जो निवेश की हम बात कर रहे हैं वो निवेश इंडिया में आएगा और टेक्नोलॉजी अगर वो जापान की इंडिया में आ गई तो हम लोग बहुत आगे पहुंचने वाले हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये जो 100 डेज का हम लोग काउंट कर रहे हैं,
100 डेज इज ए वेरी स्मॉल पीरियड। आप किसी की भी सफलता ऐसा 5 साल में इस निवेश को हमें आंकना पड़ेगा कि 2,10,000 करोड़ कहां पर जाकर पहुंच। सरकार में आकर बड़े लुभावने वादे करना बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है हमको। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो कहीं बेसिक्स में सरकार काम कर रही है। अगर बेसिक्स में सही ढंग से काम कर लेगी तो हमें लगता है कि जो वास्तव में अच्छे दिन जो अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले थे वो हमको 5 साल में वास्तव में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत चर्चा को आपने और बेहतरीन बना दिया। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए दर्शकों से विदा लेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।